हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट, स्पेसिफिकली फ्रॉम एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो ये चैप्टर है ये पर्सनली मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है अगर मैं क्लास 10th की साइंस की बात करता हूँ। ओके, चलो देखते हैं हम एनसीईआरटी में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले, कितने एलिमेंट्स नोन है हमको? 118। उसमें से नेचुरली कितने अक्कर करते हैं? सिर्फ 94। बाकी हमने खुद बनाए हैं। कैसे? वो आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, राइट। बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला मैं कुछ इस वीडियो में। देखो, ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं है अगेन, राइट। यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको डाउट्स हैं इस चैप्टर में से कहीं से भी कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर पे, राइट। आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मैं डाल दूंगा। एंड बाय द वे, अगर ना मिले तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है जी? ठीक है। देन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों जो इतने ये अलग अलग साइंटिस्ट थे, जो डॉबराइनर था, जो न्यूलैंड था, जो मेंडलीव था, उन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स क्यों करे हैं टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर प्रॉपरली देख लेना कैसे आप इसको बता सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद डॉबराइनर डॉबराइनर ने क्या किया था? अलग अलग एलिमेंट्स को ट्राइड्स में क्लासीफाई किया था। कितने ट्राइड्स को इसने डिस्कवर किया था? 3 ट्राइड्स को। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पर आपको डिफरेंट आंसर्स भी मिलते हैं, 4, 5, राइट, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं चलूँ तो 3 ट्राइड्स आपकी बुक में मैंशनड है ना, तो आप 3 ही कंसिडर करके चलना है इसको, राइट। ओके, सो 3 इसने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइड्स को डिस्कवर किया था। हर जो ये साइंटिस्ट है ना, जो डॉबराइनर हो गया, उसके बाद न्यूलैंड्स है, उसके बाद मेंडलीव है, इनकी अचीवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए डेफिनेटली, और इनकी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से बन जाएं, राइट, बिकॉज मेजर पार्ट ही यही है ना, अचीवमेंट्स और जो लिमिटेशन है उसमें, बिकॉज मोस्टली सब कुछ कवर हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद कॉन्सेप्ट देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। बाय द वे, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसका एटॉमिक मास क्या है, राइट। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपको ये वाला डाटा दे दिया उसने कि ये 3 एलिमेंट हैं, राइट, इनका एटॉमिक मास इतना इतना इतना। ये बताओ कि क्या जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये फिट बैठेंगे डॉबराइनर के ट्राइड में या नहीं। ठीक है, तो आपको सिंपल यही करना होता है ना, जो पहले जो सॉरी पहला एलिमेंट है और जो आखिरी वाला एलिमेंट है, उनका एटॉमिक मास ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना। अगर उसका जो आंसर आ रहा है बेसिकली, जैसे ये 14 है लेट्स से, और जो 74.9 है, इसको प्लस करके आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर उसका आंसर 31 के आसपास आ रहा है, जो मिडल वाली टर्म है उसके आसपास आ रहा है, दैट मीन्स वो, हाँ, वो फिट बैठेगा डॉबराइनर के ट्राइड में। अदरवाइज अगर बहुत ही दूर है, दैट मीन्स वो फिट नहीं बैठ रहा। सिंपल, क्लियर। जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिर्फ आप कैलकुलेशन करके इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो। देन जो इसकी लिमिटेशंस होगी, डॉबराइनर की क्या क्या लिमिटेशंस थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके 3 ट्राइड्स हैं। बाय द वे, कौन सा ट्राइड इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? 10वां, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम वाला। ठीक है। देन न्यूलैंड्स ने जो काम किया, दैट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और जो ऑक्टेव्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? म्यूजिकल नोट्स होते हैं, है ना। जैसे हम लेट्स सपोज हिंदी में बोलते हैं, दीज आर द इंडियन लेट्स से क्लासिकल म्यूजिक नोट्स, राइट, सारे गामा पाधा नीसा। सिमिलरली दीज आर लेट्स से वेस्टर्न नोट्स, राइट, डो रे मी फा सो ला टी। ओके, सो जैसे नोट्स 7 होते हैं वैसा कुछ इसने ऑक्टेव्स दिए। बेसिकली इसने ऐसा बोला था कि जो एक एलिमेंट है, अगर उससे मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो हर जो 8th एलिमेंट होगा, बाय द वे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेट्स से एटॉमिक मास में पहले अरेंज करना है हमने। उसके बाद हाँ, हर जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले के जैसे सिमिलर होंगी, ये इसने बोला था। क्लियर। वैसे ही आपको ऑक्टेव्स में देखने को मिलता है ना म्यूजिक में, जो सा है उसके बाद रे गामा पाधा नी, अगेन आप सा पे पहुंच रहे हो। क्यों? सो जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पर आप एंड कर रहे हो, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। तो वैसे ही इसने बोला था। ठीक है, तो किससे रिलेट किया था इसने? म्यूजिक से रिलेट किया था, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका लॉ कहाँ तक वैलिड था? जो न्यूलैंड्स का लॉ था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दैट वाज वैलिड अप टू द कैल्शियम, z इज इक्वल्स टू 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर। कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी। ओके, उसके बाद जो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये ढंग से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। उसके बाद
इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये ज़रूर देख लेना, राइट, इनको मिस मत करना बिल्कुल भी। देन जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो सॉरी ये चैप्टर है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, इसमें थ्योरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आएगी, आ ही नहीं सकती। सिंपल सा चैप्टर है ये, सारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये है मेंडलीव का टेबल, याद नहीं करना ऑफ कोर्स, राइट, ये टेबल तो किसी को भी नहीं याद होगा। कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि हाँ इसने अरेंजमेंट कैसे करी थी इस पर्टिकुलर टेबल में, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कितने इसमें लेट्स से ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स हैं, ठीक है, मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं और 6 इसमें पीरियड्स हैं। उसके बाद जो बेसिक से इसके फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसा कि हर एक ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप्स में इसने डिवाइड किया हुआ है। जो ए वाला सब ग्रुप है, हर जगह ये जो आपको ए लिखा दिखाई दे रहा है, इसमें कौन से एलिमेंट्स को इसने रखा हुआ था ये पता होना चाहिए। इसमें होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो बी वाला ये सब ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो ये बी सब ग्रुप है जिसमें जिंक, कैडमियम और ये मर्करी आ रहा है, दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो आखिरी वाला ग्रुप होता है इसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ए में रिप्रेजेंटेटिव, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका डिटेल में मीनिंग आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो कि क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद इसने प्रॉपर्टीज कैसे मैच करी, हम बोलते हैं ना कि उसने क्या करा था, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एटम्स को प्लेस किया था। तो इसने कैसे देखा कि हाँ ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली समझ लेना कि क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हाँ दैट इज़ एनफ, राइट, आई डोंट थिंक सो कोई पार्ट मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा हाँ जो अरेंजमेंट इसने करी थी, ऑल्दो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली करी थी, लेकिन देर वर सम केसेस जहाँ पर उसका ऑर्डर डिफरेंट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला पार्ट, कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रखा गया, और जो निकल है जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा जा रहा है, राइट। बहुत सारी एग्जांपल आपको दिख रही होंगी। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे टेलुरियम और आयोडीन, यहाँ पर भी टेलुरियम का 127 पॉइंट समथिंग है, आयोडीन का 126 पॉइंट समथिंग है, लेकिन स्टिल टेलुरियम को पहले रखा गया बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स के साथ मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो ये सर्टन केसेस जो थे ये आपको पता होना चाहिए, 1-2 केसेस, राइट, कि हाँ यहाँ पे उसने ऑर्डर को स्वैप किया था। बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे अगर आप इसको एनालाइज करोगे ना, ठीक है, इस टेबल को। ये जनरल कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आई डोंट थिंक सो हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही इसने स्पेसिफिकली क्यों चूज किया टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोस्टली हर एक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, सिंपल सा काम है, क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसने इन दोनों को चूज़ किया था। उसके बाद अगेन जो अचीवमेंट्स वाला पार्ट है, अचीवमेंट्स में स्पेसिफिकली ये जरूर देख लेना कि किस एलिमेंट को इसने क्या नाम दिया था, बिकॉज देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसा कि गैलियम, गैलियम उस टाइम पे नहीं था, तो इसने एक गैप छोड़ दिया था वहाँ पे और उसने बोला ये डिफेक्ट नहीं है, ये ऐसा एलिमेंट है जो बाद में डिस्कवर होगा, उसका नाम इसने दिया था एका एल्यूमिनियम, राइट। सिमिलरली कौन कौन से एलिमेंट को इसने क्या संस्कृत में नेम दिया था वो आपको पता होना चाहिए। जो एका जो प्रीफिक्स लगा रहा है ये संस्कृत वर्ड है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन जो ये लिमिटेशंस वाला पार्ट है ये ढंग से देख लेना। अच्छा, जो बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं जो ये तीनों हमने करे, डॉबराइनो, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, तीनों के केसेस में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं कि तीनों ने नोबल गैसेज को प्लेस नहीं किया अपने पीरियोडिक टेबल में। क्या रीज़न है, बिकॉज नोबल गैसेज उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्यों इतनी लेट डिस्कवरी क्यों हुई नोबल गैसेज की? नोबल गैसेज कहाँ पे जाके आती हैं, जब लास्ट में हम जाएंगे लेट्स से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तब जाकर डिस्कवरी हुई है ऑलमोस्ट नोबल गैसेज की। द रीज़न वाज बिकॉज वो अनरिएक्टिव है, सीधा सा कम है। एक तो उनकी अबंडेंस कम है ना, एक अबंडेंस उनकी इतनी कम है और वो अनरिएक्टिव होती हैं, इस वजह से उनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई है इस वजह से, ठीक है। सो ना तो डॉबराइनर, ना ही न्यूलैंड्स, ना ही जो मेंडलीव था, इनमें से किसी ने भी नोबल गैसेस को अपने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं किया था, ओके। उसके अलावा जो एटॉमिक मास है, तीनों ने ही जो अपनी क्लासिफिकेशन करी है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली करी हुई है ना। एटॉमिक नंबर किसी ने भी नहीं यूज़ किया, ना तो डॉबराइनर ने एटॉमिक नंबर को चूज़ किया, राइट, ना जो अगला न्यूलैंड था ना उसने यूज़ किया एटॉमिक नंबर्स को, ना ही जो मेंडलीव था ना उसने यूज़ किया एटॉमिक नंबर्स को। द रीज़न वाज बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनके टाइम तक जो प्रोटॉन्स थे या इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, ठीक है।
सो अगर डिस्कवरी नहीं हुए प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा? सिंपल सा काम है ठीक है, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा हमारा जो अगला पीरियोडिक टेबल है, द मोस्ट सक्सेसफुल वन, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो किसको बोला जाता है? द टाइटल गोज टू मेंडलीव। ओके, दिमित्री मेंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देन आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम बना पाए ये किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट की स्टडी की वजह से, किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से हम बना पाए हैं? द टाइटल और सॉरी द क्रेडिट गोज टू द हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे बहुत सारे एलिमेंट्स पर, राइट, और वो इस कंक्लूजन पर आया कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की वो एक्चुअल में डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। सिंपल, ये एज सच स्टेटमेंट ढंग से याद कर लो, राइट, इवन फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में या ट्रू एंड फॉल्स, नॉट ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से मल्टीपल वेज में। ठीक है, राइट। उसके अलावा अब यहाँ पर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, 18 ग्रुप्स, कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स, है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर बनते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखो वैलेंसी कैसे आप निकाल सकते हो, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। लेट्स सपोज कोई भी पर्टिकुलर आपसे ग्रुप बोला जाता है कि हाँ जी 15th ग्रुप में कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 17th ग्रुप में कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और उसके अलावा लेट्स सपोज कोई भी आपको मैं एटॉमिक नंबर बोलता हूँ कि हाँ एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है लेट्स से 14, वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, ओके, कौन से पीरियड में लाई करेगा और उसकी वैलेंसी कितनी होगी और उसका नेचर कैसा होगा, वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या मेटलाइड होगा, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, एटलीस्ट जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं कैल्शियम तक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से देख लेना, राइट। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मेटल है कौन नॉन मेटल है, राइट। और जो पहला ग्रुप होता है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दैट इज द एल्कली मेटल्स, जो सेकंड ग्रुप होता है दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, उसके अलावा जो 17th ग्रुप होता है इसका दे आर कॉल्ड द हैलोजन फैमिली, जो 18th ग्रुप है दे आर कॉल्ड द नोबल गैसेस। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड कौन से फॉर्म करेंगे, यहाँ पे जो 14th बेसिकली ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, दे जनरली फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। उसके अलावा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और इस पर्टिकुलर टेबल में से आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होगा। ये वाले देखो मेटल्स जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे, यहाँ पर जो 16th या 17th ग्रुप है, राइट, दे आर वेरी वेरी इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके, और कैसे चेंज होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे या टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन ये सब बन सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो ये ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अच्छा ये वाला पार्ट भी, हाँ, कि किस पर्टिकुलर शेल में, जैसे लेट्स सपोज ये चीज़ मैं बताता हूँ कि जो पहला यहाँ पे पीरियड है उसमें 2 ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्यों रखा गया, हाइड्रोजन और हीलियम को, बिकॉज जो पहला शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना, जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस वजह से। सिमिलरली जो दूसरा वाला पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट पैटर्न आपको बेसिक पता होना चाहिए, 2 8 8 18 18 32 32, क्लियर है। और उसके बाद तो हमारा ट्रेंड्स वाला पार्ट आ जाता है, राइट, कि वैलेंसी कैसे चेंज होगी जब हम अलॉन्ग अ पीरियड मूव कर रहे हैं या फिर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, सेम एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मेटालिक या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होंगी जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, राइट। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये इंडेक्स क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे ज़रूर देख लेना। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, क्लियर।